नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टैटिक विद शिव में। और हम लोग जिस प्रकार प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दो वीडियो मैंने सभी की बना दी है, मतलब मैथ की पैडागॉजी भी आपको बता दी है, उसके बाद हमने आपको हिंदी की पैडागॉजी भी बताई है, ईवीएस की पैडागॉजी, ईवीएस के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी 3 to 5 जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आपको बताया है। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से क्या बात करेंगे, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सामाजिक विकास के सिद्धांत की, पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत की, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, और हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वहाँ पर आपको पीडीएफ मटेरियल्स मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको मुख्य रूप से स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यदि और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसी पे नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मैसेज हमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, मतलब इन 30 प्रश्नों को उठाएंगे और 30 प्रश्नों से हम 90 प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, बीच में भागिएगा नहीं। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके कहीं ना कहीं सीडीपी में 25 प्लस ही रहेंगे, और अगर लगातार वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 आने के भी प्रबल चांसेस रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं प्रश्नों की, सीडीपी का हम पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम 11 जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 11 जनवरी 2022। ठीक है, तब एक्चुअली तो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन था, सीबीटी था हमारा, पर यहाँ पर अब की बार जो होगा ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए तो उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, उसी के आधार पर हम इन सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले सबसे पहला प्रश्न होता है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है आपका, नहीं पहला प्रश्न ये है आपका, और इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं आपके। ठीक है, कथन और तर्क वाले प्रश्न, इसको दिमाग में रखिएगा। ये प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं कि कथन दिया है, उसके बाद तर्क दिया है, और आप सोचते हो कि इसको कैसे किया जाए। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा करने का। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, कथन और तर्क वाले प्रश्न। ठीक, और अब ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए कथन क्या लिखा है, एक बच्चे का विकास, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। अगर मैं हूं और मेरी ही हम उम्र का एक बालक है, मेरे विकास और उसके विकास की तुलना करके हम एकदम सटीक से उसके विकास के बारे में बता देंगे, तो क्या ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो ये कथन आपका गलत हो गया। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए गति कभी समान नहीं होती। विकास की गति हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये भी कथन गलत। ठीक है, तो पहले करना क्या है आपको, पहले कथन और तर्क को अलग अलग पढ़ना है आपको। पहले आपने कथन पढ़ा, कथन को समझ में आया कि नहीं, कथन सही नहीं है तो कथन गलत हो गया आपका। दूसरा फिर आपने तर्क पढ़ा, तर्क समझ में आया कि नहीं, तर्क भी उस हिसाब से सही नहीं है हमारा, तो तर्क भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन आपके पास यही सेम 4 रहेंगे हर जगह। पहला ऑप्शन रहेगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही, आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन रहेगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन रहेगा ए सही है पर आर गलत है, और चौथा ऑप्शन रहेगा दोनों गलत हैं। तो यहाँ से जो आपका सही होगा वो दोनों गलत वाला सही होगा, मतलब ए तथा आर यहाँ से दोनों गलत हैं, मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, मतलब कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। तो इसीलिए ए और आर दोनों गलत है। अब अगर आपको मिलता है कहीं पर कि कथन सही है, तो आपको करना क्या है, कथन के बाद आपको क्योंकि लगा देना है। क्योंकि आपने लगा दिया, और क्योंकि लगा के आप फिर तर्क को पढ़ेंगे, और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नों को करना है, कथन वाले तर्क, कथन तर्क वाले प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नों को लगातार मैं कराता रहूँगा आपको, कहीं ना कहीं आपका बेस बनता रहेगा इससे, तो आप तरीके सीख जाएंगे कैसे इस प्रश्नों को किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है।
ठीक है। वो फुटबॉल खेलने से पहले क्या सीख रही है, कूदना और छलांगे मारना सीख रही है। अब विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं, तो विकास के मैं 10 सिद्धांतों के बारे में आपको बता रहा हूँ। सिंपल से सिद्धांत है, ठीक है। देखिए 10 सिद्धांत में जो आपका पहला सिद्धांत है, अब एक एक करके समझते चलेंगे। यहाँ कौन सा है वो बाद में आंसर देखेंगे, पहले सिद्धांतों को समझते चलिए। पहला सिद्धांत एकदम सिंपल सा, सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत, जो कहता है कि बालक में विकास की प्रक्रिया जो चलती है वो जीवन पर्यंत तक चलती है। दूसरा होता है हमारा निश्चित दिशा। अब इसी निश्चित दिशा को नोट करते जाइएगा, मस्तिकाधोमुखी के नाम से भी जाना जाता है, मस्तिकाधोमुखी। इसी को शीर्ष पुच्छक के नाम से भी जाना जाता है, इसी को सिफेलोकोडल के नाम से भी जाना जाता है। तो दिमाग में रखिएगा, इस सिद्धांत को इतने नामों से जाना जाता है। कहता क्या है कि जो बालक का विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो ये भी विकास हमारा सिर से पैर की ओर ही हो रहा है, क्योंकि फुटबॉल किससे खेलेंगे, पैर से खेलेंगे, और कूदना छलांगे मारना पहले सीखेंगे। तो ये हमारा जो सिद्धांत संबंधित होता है वो शीर्षगामी से होता है, ठीक। तो उत्तर आपको पता चल गया, पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा आप जान लीजिए। तीसरा होता है हमारा समीपवर्ती से दूरवर्ती, समीपवर्ती से दूरवर्ती का सिद्धांत, ठीक है, जिसको निश्चित क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा होता है हमारा अनिश्चित गति, अनिश्चित गति, या फिर इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो कहता है कि हर बालक में जो विकास की दर या गति पाई जाती है वो सभी बालकों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे हमारी बात करेंगे और आपकी बात करेंगे तो हमारे और आप में जो विकास की दर या गति है वो अलग अलग पाई जाएगी, परंतु जो विकास का क्रम है वो हमारे और आप में सेम रहेगा, और विकास की जो दिशा है सिर से पैर की ओर वो भी हमारे और आप में सेम रहेगी। तो इतना आपको दिमाग में जानना है, ठीक है। उसके बाद चौथा सिद्धांत, विकास जो होता है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, इसीलिए विकास का जो आकार होता है उसे वर्तुलाकार के नाम से जाना जाता है। छठा, विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए इसे पूर्वानुमेय का सिद्धांत भी कहते हैं। विकास के में एक सिद्धांत होता है। उसके बाद विकास में एक सिद्धांत होता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण में क्या सीखता है बालक, एक साथ कई अंगों को उपयोग करने की क्षमता का विकास कर लेता है। तो इतने सिद्धांतों के बारे में लगभग आपको पता होना चाहिए, ये विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं वालों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन, विकास आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, तो बिल्कुल सही है। विकास जो होता है वो वातावरण और आनुवांशिकता, मतलब ये जो आपको वंश से मिल रहा है और जो जन्म के बाद आप अर्जित कर रहे हैं, ये दोनों की एक अंतःक्रिया होती है, तभी बालक का विकास होता है, बिल्कुल सही है। कुछ हद तक पूर्वानुमान, अभी बताया कि पूर्वानुमेय का सिद्धांत होता है, भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, अभी बताया दर क्या होती है, एक समान नहीं होती है। दर क्या होती है, वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। भिन्न भिन्न बालकों में विकास की दर या गति भिन्न भिन्न पाई जाती है, तो यही सही नहीं है। बाकी विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही है, ठीक है। तो बताया विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, कुछ हद तक जिसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान नहीं होती है, सार्वभौमिक नहीं होती है। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह एक समान, ठीक है। तो विकास की दर आपको देखने को तो मिलती है, अगर आप दर की बात करते हैं तो सभी जगह एक समान नहीं है। हाँ, दिशा और क्रम की बात करते हैं विकास में, तो सभी जगह एक समान देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए जैसे यहीं पर बात कर लेते हैं, सार्वभौमिक का मतलब अगर दिशा की बात करते हैं तो चाहे आप यहाँ रहें और चाहे आप साउथ अफ्रीका के बालक को देख ले, दोनों का विकास आपको किससे देखने को मिलेगा, सिर से पैर की ओर। क्रम की बात करते हैं तो चाहे यहाँ के बालक को उठाओ और चाहे साउथ अफ्रीका के बालक के उठाओ, जो क्रम होगा वो समीपवर्ती से दूरवर्ती होगा। परंतु अगर दिशा गति की बात कर लेते हैं, गति या दर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ के बालक के विकास की गति या दर वहाँ के बालक के विकास की गति या दर से भिन्न पाई जाएगी। इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन, मैंने कहा ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं आपके, ठीक है। तो सिंपल सा करने का तरीका है, मैंने अभी आपको बताया, अपने मन से करिएगा, मैं बता रहा हूँ। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तो बिल्कुल सीखते हैं, कैसे व्यवहार किया जाए ये दोस्तों भी सीखते हैं, मीडिया जिनसे हम ट्रांसफ़र लेते हैं, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान जिनसे होता है, और कई स्रोतों से सीखते हैं। तो ये सही है हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा,
सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा ना इन दोनों के बीच आपको क्या लगाना है, इन दोनों के बीच आपको लगाना है क्योंकि। अब क्योंकि लगा के पढ़ते हैं। देखिए, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, क्योंकि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो ये भैया सामाजिकरण से ही तो संबंधित है। ठीक, तो ए सही है, बिल्कुल सही है। आपने कहा कथन भी सही, तर्क भी सही है, तो तर्क भी सही है। तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट गए। अब बच्चे आपके दो ऑप्शन मतलब व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है आपको। तो बिल्कुल मैंने क्योंकि लगाया और देखा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया है तो व्याख्या कर रहा है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा सा सामाजिकरण के बारे में जान लेते हैं कि आखिर सामाजिकरण होता क्या। देखिए, सामाजिकरण को दो भागों में बांटा जाता है। सामाजिकरण की दो इकाइयां होती हैं, एक होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। ये क्वेश्चन बनता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। प्राथमिक, सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई में कौन आता है, तो केवल हमारा परिवार आता है। ठीक है, प्राथमिककरण की, सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई में परिवार आता है और द्वितीयक इकाई में वो सभी चीज़ें आती हैं जो बाहर से हम सीखते हैं, मतलब दोस्त, मीडिया, समाचार पत्र। ठीक है, दोस्त, मीडिया हो गया, समाचार पत्र हो गया, उसके बाद पास पड़ोस हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत संबंधित होती हैं, सामाजिकरण की द्वितीयक इकाई होती हैं। ठीक है, प्राथमिक इकाई पूछा जाता है कि सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई क्या है, तो परिवार है। और प्राथमिक सामाजिकरण की द्वितीयक इकाई क्या है, तो दोस्त हैं, परिवार है, दोस्त हैं, मित्र है, हमारा समाचार पत्र है, उसके बाद हमारा पास पड़ोस है, हमारे नेबर्स हैं। ठीक है, तो इनको दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आ गया जीन पियाजे का सिद्धांत, जो मैं कह रहा था, मैं समझाते हुए चलूंगा आपको। जीन पियाजे कह रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, मतलब बालक मूर्त, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मतलब ऐसी चीजें जो उसके प्रत्यक्ष आंखों के सामने है, उनसे बालक ज्ञान का निर्माण कर लेगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होगा। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षिका अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए, भैया मूर्त में अमूर्त कहाँ से आ जाएगा, तो गलत हो गया। वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। बिल्कुल, जब मूर्त संक्रियात्मक होता है तो वस्तु और विचारों को वर्गीकृत करता है, मतलब अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज को भी कई भागों में समझेगा कि समलंब त्रिभुज है, उसके बाद समकोण त्रिभुज है, सामान्य त्रिभुज है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, तो बिल्कुल ये भी सही है हमारा। और चौथा, ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण जो चौथी अवस्था में चले जाएंगे। तो अब आपके पास दो ऑप्शन सही है, वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने का मौका मुहैया कराना चाहिए, और दूसरा है आपका ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ठीक है, अब इन दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा होगा, तो सबसे बेहतर, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, तो तीसरा। ठीक, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी पेपर में, यहाँ पर आपको अमूर्त होना चाहिए था। ठीक है, पर पेपर में भी गलती हुई थी, तो दिमाग में रखिए, अगर मूर्त लिखा है तो मूर्त, अब इसमें सभी को नंबर मिले थे। ठीक है, अगर मूर्त लिखा है तो मूर्त के साथ जाएंगे, अगर यहाँ पर अमूर्त होता तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक, अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में आखिर क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा जान लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, कि जीन पियाजे ने आखिर किन किन चीजों के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, अब यहां से आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज, जीन पियाजे की शब्दावली। ठीक, शब्दावली में सबसे पहला शब्द आता है आपका स्कीमा। स्कीमा, जिसको हम प्रारूप, मंतव्य, अवधारणा कहते हैं। तो स्कीमा क्या होता है, ये सूचना या जानकारियों के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक बालक का मस्तिष्क है और बालक ने पहली बार ये नई पेन को देखा, तो इस पेन के बारे में क्या जानकारी को एक पैकेट के रूप में अपने दिमाग में रख लेता है, और वही पैकेट क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, सूचना या जानकारियों के छोटे छोटे पैकेट स्कीमा कहलाते हैं। दूसरा शब्द हमारा अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन होता है वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया, मतलब जैसा बाह्य वातावरण है उसके अनुसार जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं या स्वयं को ढालते हैं तो हमारा अनुकूलन कहलाता है, अडॉप्टेशन कहलाता है।
ठीक है। अब कैसे परिवर्तन लाते हैं, जैसे आप हैं, गर्मी पड़ रही होती है तो टी शर्ट पहन लेते हैं, और जब ठंडी पड़ रही होती है तो जैकेट पहन लेते हैं। तो जैकेट पहनने का कारण क्या है कि वातावरण के कारण क्या है, हम अपने अंदर में क्या ला रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं वातावरण के आधार पर, तो वही अनुकूलन। अनुकूलन को इन्होंने दो भागों में बांटा, पहला था आत्मसातकरण और दूसरा था समायोजन। ठीक है, आत्मसातकरण को इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। आत्मसातकरण जब आप पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देते हैं, पूर्व ज्ञान में जब आप नवीन ज्ञान को जोड़ देते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातकरण कहलाती है। और समायोजन क्या होता है, जब आप पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समायोजन कहलाएगी। फिर से बता रहा हूँ, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा क्या होता है, जानकारी या सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट। अनुकूलन होता है वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया। अनुकूलन दो भागों में बटा, आत्मसातकरण मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान, मतलब आपने पहले से एक जानकारी रख रखी थी, उससे संबंधित आपको वातावरण से एक नई जानकारी प्राप्त हुई और उसने क्या किया, आपने उसी जानकारी में नई जानकारी को आपने सम्मिलित कर दिया, जोड़ दिया, तो आत्मसातकरण। और पूर्व ज्ञान में जब आपके सामने एक पुरानी जानकारी थी और वातावरण से आपको कुछ नई जानकारी मिली और यह नई जानकारी इससे बहुत बेहतर है पूर्व जानकारी से, तो आपने क्या किया, इस जानकारी को हटाकर वहां पर नई जानकारी को रख दिया, मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिया, तो समायोजन कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जीन प्याजे की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। तो जीन प्याजे की जो अवस्थाएं थी, वो जीन प्याजे ने अपनी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा था। मतलब एक तरह से बालक का विकास हो रहा था और अपने ही बालकों पर प्रयोग किया था इन्होंने। बालक के नाम थे लारेन और लूसेंट, और एक लड़की थी जिसका नाम था जैकलिन फर्नांडिस नहीं। ठीक है, 4 अवस्थाओं में बांटा था। तो 4 अवस्थाओं में जो आपकी पहली अवस्था थी उसका नाम था संवेदीगामक। पहली अवस्था का नाम था संवेदीगामक या फिर इंद्रिय जनित अवस्था, जो चलती थी हमारी जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, बालक वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता था। उसके बाद इसी के अंतर्गत संवेदीगामक के अंतर्गत जो बालक होता है वो जो ज्ञान का निर्माण करता है वो इंद्रियों के आधार पर करता है। दूसरी थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व प्राक या अंतःप्रज्ञ संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 2 से 7 वर्ष। इसके अंतर्गत बालक क्या करता है, अहम केंद्रिता का निर्धारण करता है, जीवात्मा के सिद्धांत का पालन करता है। तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर मानी जाती है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाओं में बांटा था जीन प्याजे ने। संवेदीगामक इंद्रिय जनित अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने मुख्य पृष्ठ पर, जो हमारे जहाँ से प्रश्न चल रहे थे। तो यहाँ से आपने देखा कौन सा सिद्धांत, चलिए ये प्रश्न को भी सॉल्व किया है, तो हाँ बिल्कुल बताया आपको कि ये तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इससे संबंधित है। तो जीन प्याजे मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये आपको बताना है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मन में एक प्रतिबिंब बन जाता है, मतलब वस्तु स्थायित्व तो पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो अगर वस्तु स्थायित्व पूर्णता, और बच्चा किस चरण में समझ बना लेता है, देखिए पहले चरण में बालक समझ नहीं बना पाता है, दूसरों से सीख रहा होता है, पर दूसरी जब अवस्था में पहुंचता है तो वो समझ बना लेता है। तो दूसरी अवस्था क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसी अवस्था में क्या होता है, बालक में कहीं ना कहीं पूर्ण मतलब वस्तु स्थायित्व की पूर्णता विकास हो जाता है। पूर्व परंपरागत आपको बताई, पूर्व परंपरागत तो नहीं तो कोहलबर्ग से है। पूर्व संक्रियात्मक आपको बताई, ये चलती है आपकी 2 से 7 वर्ष, ये आपकी 7 से 11 वर्ष, और ये 11 से ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए, जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की, उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग, इनसे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आनव, एक लड़के का नाम है आनव, 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने के लिए अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह दर्शाता है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता आपके पास स्कैफोल्डिंग, तो ये ऑप्शन स्कैफोल्डिंग सही हो जाता, पर यहाँ पर स्कैफोल्डिंग है नहीं है, आपका है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD के नाम से जाना जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये सही होगा हमारा। अब क्यों सही होगा, थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं सामाजिक विकास का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत।
अब इस सामाजिक विकास के सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की ने कुछ सारे शब्द दिए, जैसे सबसे पहला शब्द दिया था स्कैफोल्डिंग, जिसको पाड़, ढांचा, मचान, अस्थायी सहारा के नाम से भी जाना जाता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि बालक कुछ सीखना चाहता है परंतु सीख नहीं पाता है, तो सीखने के लिए उसे एक अस्थायी सहारे की आवश्यकता होती है। यह सहारा एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय के लिए दिया जाता है, तो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे बालक चलना सीख रहा होता है तो क्या करते हैं घर वाले, उसे वॉकर ला के दे देते हैं, कहते हैं लो इस पे चलो, तो क्या करता है चलना सीख रहा होता है परंतु सीख नहीं पाता है, बार बार गिर पड़ता है, तो गिरे ना, इसलिए घर वाले क्या लाते हैं, उसके लिए वॉकर लाते हैं। तो इस तरह से जो सीखना होता है वो आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। मतलब सहारा आप लेते हैं दूसरे का पर एक निश्चित समय के लिए, हमेशा वॉकर लेके नहीं चलता है, जब सीख जाता है तो वॉकर को हटा लिया जाता है, तो एक निश्चित समय तक सहारा दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। दूसरा जो होता है MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, या जिसके द्वारा वह सहारा दिया जाता है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, उसके द्वारा। मतलब अगर आपको कार चलाना सीखना है तो बेसिक रूप से आप कार उसी से चलाना सीखोगे जिसको कार चलानी पहले से आती हो। ठीक है, तो आप अपने से ज़्यादा जिसके पास नॉलेज होगी उसे सीखने का प्रयास करोगे। और तीसरा होता है ZPD, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर समीपस्थ या संभाव्य विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बालक का पूर्व ज्ञान है, जब उसने मतलब कोई सहारा नहीं लिया था, जब उसने ये मात्र एक सहारा ले लिया तो सहारा लेने के बाद उसके ज्ञान की मात्रा ये हो गई। तो ये पूर्व ज्ञान के बाद जो नवीन ज्ञान के जो बीच का क्षेत्र होता है, या जो सीखने में लगा समय होता है, या जो सीखने में अंतर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मतलब बालक द्वारा या विद्यार्थी द्वारा पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान या स्वयं से सीखा हुआ ज्ञान तथा सहारे के बाद दूसरों के द्वारा सिखाए गए ज्ञान के जो बीच का क्षेत्र या बीच की सीमा या अंतर होता है, वही हमारा ZPD कहलाता है। और लास्ट, इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द व्यक्तिगत वार्ता, जिसको हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये स्वयं को निर्देशन देने के लिए जब व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है, सिंपल सा बात है, जब आप स्वयं से बातचीत करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत वार्ता कहलाएगी। ठीक है, तो इतने शब्द स्कैफोल्डिंग, MKO, ZPD और व्यक्तिगत वार्ता वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान निष्क्रिय प्रक्रिया कभी नहीं, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया कभी नहीं, उद्दीपन इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो लेव वाइगोत्स्की, देखो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, तो दोनों को दिमाग में रखिए। जीन पियाजे क्या कह रहे हैं, जीन पियाजे भी कह रहे हैं बालक क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगोत्स्की भी कह रहे हैं बालक ज्ञान का निर्माण करता है। जीन पियाजे कह रहे हैं ज्ञान का निर्माण बालक समायोजन व अनुकूलन या आत्मसात्करण के द्वारा करता है, परंतु लेव वाइगोत्स्की कह रहे हैं ये सामाजिक अन्योन्य क्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। तो बस यही अंतर है, याद रखिएगा कि जीन पियाजे कहते हैं जो ज्ञान का निर्माण वो समायोजन या अनुकूलन के द्वारा करता है, और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं जो ज्ञान का निर्माण है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया द्वारा करता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के किस चरण में है? पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग आ गए और इन्होंने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इन्होंने नैतिक विकास के ना 3 स्तर बताए हैं। पहला है हमारा पूर्व परंपरागत, दूसरा है हमारा परंपरागत, और तीसरा है हमारा उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत ये चलता है 4 से 10 वर्ष, ये चलता है 10 से 13 वर्ष, और ये चलता है 13 से ऊपर। अब इसी को इन्होंने 2 अलग उप अवस्थाओं में बांटा। पहले पूरा पढ़ लेते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत आखिर कहता क्या है, फिर जानेंगे इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो आसानी से बता देंगे। पूर्व परंपरागत के अंतर्गत 2 अवस्थाएं, पहली होती है आज्ञा व दंड, पहली अवस्था आज्ञा व दंड की अवस्था, और दूसरी होती है अदला बदली विनिमय या फिर अहंकार की अवस्था। अदला बदली विनिमय या फिर अहंकार की अवस्था। तो मैं कह रहा हूँ राइटिंग अगर थोड़ी नहीं बन रही तो आप आवाज़ को सुन के वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा अगर आपको लिखना है। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो होता है वो 3 भागों में बटा है, 3 चरणों से संबंधित होता है कोहलबर्ग का। पहला चरण जो होता है पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत को 2 भागों में बांटा गया, आज्ञा व दंड की अवस्था, और दूसरा है अदला बदली विनिमय या फिर अहंकार की अवस्था। पूर्व परंपरागत मतलब अभी उसने परंपरा सीखी नहीं है, उसको सिखानी है, तो आज्ञा देकर सिखाओगे या दंड देकर सिखाओगे, वस्तुओं के साथ अदला बदली करके सिखाओगे। ठीक है, तो इसमें नैतिकता का जो निर्धारण किया जाता है बालक में, या नैतिकता को जो धारण करता है बालक, वो आज्ञा व दंड के आधार पर करता है या अदला बदली के आधार पर करता है। ठीक है, दूसरा परंपरागत में आते हैं तो ये होती है हमारी प्रशंसा की अवस्था। पहली, इसके अंतर्गत भी 2 भाग हैं, प्रशंसा या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, और फिर दूसरी होती है सामाजिक सम्मान की अवस्था।
अब इसमें क्या करता है, दूसरों से प्रशंसा की चाह, अगर आप उसकी प्रशंसा करते हैं, कोई कार्य कर देता है, वेरी गुड दे देते हैं उसे किसी अच्छी राइटिंग बनने पे, तो क्या करेगा, वो उस कार्य को बार बार दोहराएगा, उस कार्य को समाज के नैतिक नियमों को मान लेगा। ठीक है, तो प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक मतलब समाज के द्वारा परिवर्तन किए गई चीज़ों का सम्मान करता है। समाज कहता है कि नहीं ये चीज़ें अच्छी हैं, तो कहता है नहीं हाँ भाई बिल्कुल अच्छी हैं, अपने अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो सामाजिक सम्मान की अवस्था। और तीसरे पे जाएंगे जब आपकी तीसरी परंपरागत पे जाएंगे, उत्तर परंपरागत पे जाएंगे, तो उत्तर परंपरागत आपकी दो भागों में, पहली थी हमारी सामाजिक समझौते की अवस्था। अभी तक जो बालक क्या कर रहा था, समाज के नियमों का पालन कर रहा था, अब समाज के साथ क्या करेगा, समझौता करेगा, मतलब समाज के नियमों में अपने अनुसार परिवर्तन कर देगा, जो उसे अच्छा लगेगा उसी को मानेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे नहीं मानेगा। ठीक है, और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था लास्ट होती है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, मतलब कहीं ना कहीं क्या चाह रही है, वो प्रशंसा चाह रही है। ठीक है, अब प्रशंसा का मतलब क्या, प्रशंसा का मतलब यहाँ से वो अच्छा, मतलब प्रशंसा नहीं चाह रही। देखो अब दूसरों के द्वारा अच्छा चाहती है, मतलब क्या चाहती है, अदला बदली तो हो रही है। अदला बदली का मतलब कहीं ना कहीं, चलिए देखिए ऊपर निकल गया, ठीक है चलिए आ गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अदला बदली ही तो हो रही है। अगर तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा, तो कहीं ना कहीं अदला बदली की बात हो रही है। और अदला बदली की बात, विनिमय की बात मैंने आपसे कहाँ कही थी, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की पहले स्तर से संबंधित थी और पहले स्तर की दूसरी अवस्था से संबंधित थी। ठीक है, तो इतनी सारी लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील कक्षा में, अब प्रगतिशील कक्षा, अब प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है पहले ये जानिए। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में अग्रसर करने के लिए होती है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है, और जहां पर दी जाती है उसे प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, तो बिल्कुल हो सकता है, मतलब हम दूसरों के द्वारा भी सीखते हैं। सामाजिक का मतलब दूसरों के द्वारा सीखना। पाठ्य एकमात्र सूत्र तो गलत, बैठने की पूरी तय होती है, बिल्कुल गलत। पाठ्यचर्या मानसिक स्टैंडर्डाइज होती है, नहीं, तो बिल्कुल है। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, सीखने का स्वरूप होता है वो सामाजिक होता है, मतलब हम दूसरों, एक कक्षा होती है वो बहुभाषिक कक्षा होती है, मतलब उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम दूसरों से भी सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर बार इससे प्रश्न बनते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? पहला तो मैं आपको ऑप्शन सही बता देता हूं कौन सा है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम तो हो सकता है बिल्कुल, कि केवल तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय मानकीकरण तो बिल्कुल, बच्चों के स्मरण मतलब याद करने पर तो बिल्कुल नहीं। तो पहला लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। अब हम बात करते हैं NEP 2020 की। ठीक है, ये NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई क्यों? तो इसको जानने से पहले आपको जानना होगा, सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, फिर इसके बाद जो शिक्षा नीति आई वो आई 1986 में, और 1986 के कितने साल बाद, तो क्वेश्चन बनता है तो दिमाग में रखना है 34 साल बाद हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति लागू हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 1986 से 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। अब ये नई शिक्षा नीति कहती क्या है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो जिसके अध्यक्ष बने थे हमारे के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे, तो ये इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति के लिए समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो कस्तूरी रंगन को, इसलिए इसे कस्तूरी रंगन समिति के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज़ आपको। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि 29 जुलाई 2020 को यह संपूर्ण भारत में लागू हुई। तीसरी चीज़ आपको रखनी है, लागू करने वाला, थोड़ा सा करंट अफेयर की बात करते हैं, तो लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो हमारा था कर्नाटक, और अभी सुनने में आया जो दूसरा राज्य है वो MP है, अभी और कहीं पर कोई बात नहीं हुई। चौथी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जो 10+2 की संरचना चल रही थी वो अब किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो अब 5+3+3+4 में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये 5+3+3+4 क्या होता है मैं आपको बता रखा हूँ, जिन्होंने क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो 5+3+3+4 जिनको पता है तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट में कि होता क्या है। ठीक, तो ये चार चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है यहाँ से।
तो बाकी भी और चीज़ें हैं वो बड़ी हैं कि मान के कि मतलब ऐसे परीक्षण किया जाए जो बालक को रटने से दूर करे, सीखने पर, सर्वांगीण विकास पर बल दे, बालक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, सभी की पहुंच तक बढ़ाया जाए और ज़्यादा महंगी ना हो शिक्षा, वहनीयता भी कम हो। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बात हुई थी। तो याद रखना है जो मैंने बताया कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई थी, जिसके अध्यक्ष बने के कस्तूरी रंगन, 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। पहला लागू करने वाला राज्य कर्नाटक, दूसरा एमपी, और 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की शैक्षिक संरचना चलेगी हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर के प्रतिपादित, मैंने बताया था ना, मैं थोड़ा सा आपको हार्वर्ड गार्डनर के बारे में भी बताऊंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? तो सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था उसका नाम था बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था उसका नाम था आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया। ठीक है, इस सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि किसी व्यक्ति के अंदर कुल 8 प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती हैं। अब इन 8 प्रकार में बाकी आप पकड़ लोगे, भाषा ही पकड़ लोगे कि बोलना संगीतात्मक मतलब संगीत के क्षेत्र से संबंधित होगी। तो 3 प्रकार की ऐसी होती हैं जो आपको फंसाती हैं। सबसे पहली होती है अंतःवैयक्तिक, जो दी हुई है अभी। ठीक है, अंतःवैयक्तिक या इसे अंतरावैयक्तिक के नाम से भी जाना जाता है। अंतरवैयक्तिक, अंता नहीं। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या थी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। पहली यही होती है आपकी अंतरवैयक्तिक या इसे अंतरावैयक्तिक के नाम से जाना जाते हैं। दूसरी होती है आपकी अंतःवैयक्तिक, और तीसरी जो आपको यहाँ से जाननी होगी वो स्थानिक होगी। ठीक है, तो इन्हीं 3 के बारे में जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले आपको जाननी है अंतरावैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक, जो यहाँ पर पूछी गई है। तो ये क्या होती है? ऐसी बुद्धि जिसको ना कहीं जो दूसरों पर डिपेंड करती है, मतलब दूसरों की इच्छाओं को समझने के लिए जिस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक, मतलब हम दूसरों से इंटरैक्ट करने के लिए, मतलब हम दूसरों से बातचीत करने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग करेंगे वो अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक होती है। अब दूसरे नंबर पर अंतःवैयक्तिक, जब खुद को समझने या खुद से इंटरैक्ट होने के लिए, ठीक है, खुद को समझने या खुद से इंटरैक्ट होने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो अंतर्वैयक्तिक। जैसे अंतर्वैयक्तिक जो पाई जाती है, जैसे मोदी जी हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे राजनेता होते हैं, जो हमारे व्यापारी होते हैं, उनके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे हमारे शिव जी हैं, सावन का महीना चल रहा है, महादेव का नाम लेते हैं, ठीक है, हर हर महादेव, तो शिव जी हैं, ध्यान में मगन रहते हैं। तो ध्यान में मगन रहने का क्या, खुद को समझने का प्रयास करते हैं, तो उनके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। और स्थानिक बुद्धि आपके चित्र से संबंधित होती है, किसी विशेष स्थान से संबंधित होती है। चित्र या विशेष स्थान जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हम मूर्त या अमूर्त कल्पना करते हैं, वो आपके स्थानिक बुद्धि से संबंधित होती है। तो क्या बताया मैंने, फिर से बता रहा हूँ, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया जिसको बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और कहा है 8 प्रकार में 3 आपको याद रखनी है, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और स्थानिक। अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होती है वो हमारी संबंधित होती है दूसरों के इंटरेक्शन से, ठीक है, दूसरों के इंटरेक्शन से। अंतःवैयक्तिक खुद से इंटरेक्ट कराती है और स्थानिक बुद्धि चित्र या चीज़ों की कल्पना कराती है हमें, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके बारे में बताया। अब क्वेश्चन में कौन सा सही है, निम्नलिखित में से हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक सिद्धांत अलग करता है तो दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से आ गया वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है, तो परिकल्पना की नहीं है, स्कीमा की नहीं है, तो भाषा। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत जो दिया था, मैंने कहा जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, लेओ वाइगोत्स्की में अंतर। तो पहला आपको बताया कि दोनों कह रहे हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण करता है, पर ये कह रहे हैं अनुकूलन द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, और ये कह रहे हैं सामाजिक अन्योन्य क्या। दूसरा, इन्होंने जीन पियाजे ने कहा ना, बालक के अंदर पहले विचार आते हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालक के अंदर पहले विचार आते हैं, फिर क्या आते हैं, भाषा का उसी के आधार पर निर्माण करता है। तो बालक के अंदर पहले विचार आते हैं, भाषा का निर्माण करता है जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा, लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक के अंदर ना
बालक के अंदर पहले भाषा का जन्म होता है, फिर भाषा के आधार पर बालक विचारों को व्यक्त करता है, तो इसीलिए भाषा यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से वाइगोत्स्की की संरचनावाद में किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है, तो वाइगोत्स्की के संरचनावाद में सबसे अहम भूमिका होती है भाषा की। ठीक है, बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षिका को किन तरह का देखिए आकलन के 4 तरीके। पहला, सीखने के लिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, तो दिमाग में रखिए। पहला होता है सीखने के लिए आकलन। तो जो सीखने के लिए आकलन होता है, ये सीखने की प्रक्रिया से पहले, सीखने की प्रक्रिया से पहले जो किया जाता है आकलन, वो सीखने के लिए आकलन होता है। मतलब यदि आपको सीखना है कोई चीज़, तो आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए जो आकलन आपके साथ किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सीखने के लिए आकलन। जैसे कहीं आपको मतलब कहीं आपको एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो सीखने के लिए आकलन कहलाता है। दूसरा, सीखने का आकलन, जिसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, सीखने का आकलन क्या कहलाता है, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में मतलब पहले जब लिया जाएगा तो के लिए, और अंत में मतलब कितना सीखा है। अब मैंने सिखा दिया आपको, तो आपने कितना सीखा है, ये टेस्ट जब ले लेंगे तो अंत में जो आकलन किया जाएगा, सीखने की प्रक्रिया के अंत में, जैसे वार्षिक परीक्षा होती है हमारी, सत्र परीक्षा होती है, वो सब सीखने का आकलन दर्शाती है। उसके बाद सीखने में आकलन, सीखने में क्या कहता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो आकलन किया जाएगा वो आपका सीखने में आकलन। और सीखने के रूप में आकलन, जब आप स्वयं से स्वयं का आकलन करेंगे, स्वयं से स्वयं का आकलन, यहाँ पर ये आत्म आकलन नहीं होगा, समझे, स्वयं से स्वयं का आकलन, उसके रूप में आकलन। ठीक है, तो शिक्षिका किन तरीकों कक्षा में की गई अंतःक्रिया बिल्कुल कर सकती है, परियोजना के द्वारा भी देख सकती है उसने पहले क्या सीखा है। पोर्टफोलियो होता ही एक ऐसा दस्तावेज जिसमें बालक के बारे की संपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, उपलब्धियाँ होती हैं, और आत्म आकलन भी है। ठीक है, आत्म आकलन के रूप में नहीं है, दिमाग में रखिएगा। आत्म आकलन मतलब स्वयं का आकलन करना। स्वयं का आकलन कैसे करेंगे आप, कोई चीज़ आपको सीखनी है तो क्या आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, इसके जानने के लिए आत्म आकलन कहलाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सही है, तो 1 2 3 4 तीसरा ऑप्शन यहाँ से आपका सही है। ठीक है, तो सीखने का आकलन के लिए कक्षा में किए गए अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो और आत्म आकलन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थी को कक्षा व कक्षा में के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, कक्षा के बाहर मुश्किल है। विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना तो करनी नहीं है, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उससे असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। तो मूल्यांकन का केवल एक यही उद्देश्य होता है कि बालक में कमियों का पता लगाया जा सके और उनको दूर किया जाए। तो तीसरा ऑप्शन सही, चौथा भी गलत हो गया। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा, सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, क्यों असफल हो रहा है इसकी एक नियत पहचान की जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। समावेशन क्या होता है, तो समावेशन जानने से पहले आप विशिष्ट बालक जान लीजिए क्या होता है। विशिष्ट बालक क्या होते हैं, ऐसे बालक जो किसी न किसी रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक जो किसी न किसी रूप से लिंग, जाति भेद, वर्ग भेद, शिक्षा, किसी भी आधार पर, शारीरिक किसी भी आधार पर वो सामान्य बालकों से भिन्न अगर होते हैं, तो ऐसे बालक सभी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और जब विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, मतलब विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ यदि शिक्षा का प्रावधान किया जाए तो वो हमारा समावेशी शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, अब समावेशन में बाधक है, मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों को एक साथ शिक्षा देना चाह रहे हैं पर दे नहीं पा रहे हैं, तो बाधक कौन सा है। पहला, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को केवल कुछ विद्यार्थियों के लिए, तो ये गलत हो सकता है। शिक्षा साथ सभी विद्यार्थियों की भागीदारिता को प्रोत्साहित करता है, तो ये भी सही है। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिमाग में रखना है, जो आपका गलत आंसर होगा, मैंने कहा केवल अगर लग गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो दिमाग में रखिएगा केवल कुछ नहीं, सभी विद्यार्थियों की ना, सभी विद्यार्थियों को मैंने कहा सबको एक साथ रखना है, तो इसीलिए आपका बाधक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है,
हाशिए, हाशिए के समूह का मतलब अलग अलग प्रकार के बालक, ठीक है। हाशिए के समूह के विद्यार्थी ये मत समझिएगा कि लाइन खींच के बालकों को अलग कर रहे हैं। हाशिए के समूह का मतलब है अलग अलग प्रकार के बालक, ठीक है। विद्यार्थियों को शामिल करने में कैसे अलग अलग प्रकार के बालक को एक ही समूह में शामिल किया जाए, इसमें बाधा क्या देगा? शैक्षिक स्थानों तक पहुंच नहीं देगा, अधिकारों में समता ये भी नहीं देगा, भाग लेने का अवसर ये भी नहीं, भाग तो सभी लेना चाहेंगे। सामाजिक वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को यहाँ पर अगर बात करते हैं हम अपने साइकोलॉजी में, तो यहाँ पर कलंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वर्तिकाग्र का मतलब होता है कि किसी चीज को सामाजिक रूप से या फिर किसी चीज को कर पाना या ना कर पाना, मतलब बाधा उत्पन्न करतेगा कि सामाजिक रूप से वह घुला मिला नहीं है, तो ये सामाजिक वर्तिकाग्र कहलाता है। तो यही हमारा बाधा उत्पन्न करेगा, तो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता, मतलब लिखना, तो लिखने से कौन सा होगा? डिसकैलकुलिया किससे होता है? तो डिकैलकुलेशन किस में करोगे? गणना कौशल से संबंधित होगा। डिस्ग्राफिया यही तो होता है हमारा लेखन कौशल, लेखन कौशल में जब विकार होता है तो डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है, तो यही ऑप्शन सही है। डिसलेक्सिया पठन कौशल से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया आपका गतिक कौशल से संबंधित है। और भी कुछ होते हैं, जैसे आपका डिस्मॉर्फिया होता है, ये बहुत बढ़िया विकार है। तो जो डिस्मॉर्फिया होता है, इसमें व्यक्ति क्या स्वयं को अधिक समझता है, मतलब कहीं ना कहीं कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। तो स्वयं को अधिक समझना डिस्मॉर्फिया। एक होता है ADHD, मतलब कहीं ना कहीं AD अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर डिसेबिलिटी, ध्यान केंद्रित ना कर पाना। उसके बाद होता है स्वालीनता, ऑटिज्म, मतलब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट न कर पाना, या फिर गहनता से सोचने की प्रक्रिया स्वालीनता, किसी चीज में गहन हो जाना, मगन हो जाना स्वालीनता कहलाती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करेगा पर डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थी, मतलब जो सुन नहीं पाते, ऐसे विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा, मतलब सफल समावेशन में बाधा कौन उत्पन्न करेगा? अपने से बातचीत करके सोचने दें तो नहीं करेगा। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें तो यही तो बाधा उत्पन्न करेगा। बेचारे नहीं कहना चाहिए, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो श्रवण विद्यार्थी हैं, वो सुन नहीं पा रहे, ठीक है। जब सुन नहीं पा रहे तो लिखित परीक्षा कैसे देंगे? लिखने की परीक्षा कौन सा बाधा उत्पन्न करता है? तो यही आपका विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे, ये आपका बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये भी आपको दिमाग में, बाद में उपयोगी ये भी कर लेंगे बच्चे, तत्कार्य को मौखिक, तो बाधा कौन सा उत्पन्न करेगा? दूसरा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी, मतलब ऐसा विद्यार्थी जिसकी IQ क्या है? 40 से अधिक है, 40 से अधिक IQ प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाता है। तो विशेषता कौन सी है? धीमी समझ नहीं होगी, जिज्ञासा की कमी नहीं होगी, सोच में सटीकता व आवश्यकता बिल्कुल ही होगा, आसान कार्य ये भी नहीं होगा। तो सोच में सटीकता व आवश्यकता प्रतिभावान बालकों विद्यार्थियों की विशेषता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर ले जाते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल, बोध का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। बोध का मतलब कहीं ना कहीं बालक, एक जो शिक्षिका है वो अपने बच्चों में या विद्यार्थियों में बोध कौशल का मतलब ज्ञान के निर्माण करने का एक सुसाध्य ज्ञान के निर्माण किस प्रकार करें ये तरीका बनाना चाहती है। तो उस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना होगा, मतलब कौन सा नहीं करना होगा? संकल्पना मानचित्रण, मतलब जो पढ़ाना है उसका दिमाग में बच्चों को चित्र बनाएंगे तो बिल्कुल सही है, इससे करना होगा। संदर्भहीनता, मतलब जो पढ़ाने जाना है वो नहीं पता, तो यही बिल्कुल यही नहीं, इसे यही बाधक होगा हमारा, इससे बचना चाहिए। जो आपको बताने जाना है, जिसके बारे में आपको बच्चों को ज्ञान का निर्माण कराना है, उसके बारे उसका संदर्भ आपको बिल्कुल जानना, रूपरेखीकरण भी सही है, सारांशीकरण भी सही है, तो संदर्भहीनता से बचना चाहिए। तो इसको भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो बहुत कौशल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको दिमाग में रखना है। और आपका संदर्भहीनता गलत आंसर है यहाँ से, ठीक है, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय देखिए मैंने कहा ना यहाँ पर शब्दों को समझना है। कॉन्सेप्ट के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट समझाना है तो नई जानकारी और पिछली ज्ञानचारी के बीच में संबंध बनाने से बचे नहीं, बनाना है भैया। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें तो हो सकता है, बिल्कुल। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक गैर आवश्यक जानकारियां नहीं देनी है। सामग्री और जानकारी को मूर्त रूप में और जटिल रूप में प्रस्तुत करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषता को परिभाषित करने पर ध्यान दें, ठीक है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? परिभाषित का मतलब बताना, यार हटाने से बात नहीं हो रही, परिभाषित का मतलब यहाँ से बताने की बात हो रही है, तो यही दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक मतलब एकेडमिक जो आपका प्रदर्शन होता है में विद्यार्थी को सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। बोरियत,
भी नहीं है, तनाव भी नहीं है। अरे अच्छा, यहाँ पर ना ऑप्शन आपका होना चाहिए असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता, मतलब अकादमिक प्रदर्शन सफल हो जा रहे हैं तो कौन सा कारक नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं सफलता के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो जिज्ञासा ही तो होगा। देखिए ये तीनों एक ही चीज़ है लगभग, ठीक है। तो जो जिज्ञासा होगा वो सफलता के लिए जिम्मेदार होगा, तो यहाँ पर असफलता होनी चाहिए ऑप्शन, ठीक है। चलिए, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस प्रत्यय से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है। तो प्रकरण से संबंधित है तो भ्रांति कहाँ नहीं जाएगा, प्रकरण से संबंधित ना होता, किसी बाहर चीज से संबंधित होता तो गए उदाहरण कहा जाता, तो ये भी नहीं कहा जाएगा। एक आद्य रूप, देखिए आद्य ना, आद्य आपका देवी दुर्गा का भी एक पर्यायवाची है। आद्य जो है देवी दुर्गा का पर्यायवाची है, और आद्य का मतलब होता है ऐसा स्वरूप जो संबंधित हो, मतलब किसी न किसी रूप से प्रारंभिक या मूल रूप से संबंधित हो, तो वो हमारा आद्य रूप कहलाता है। तो मूल ऐसे उदाहरण को एक आद्य रूप कहा जाता है, ठीक है। अपवादवाद भी नहीं कहा जाएगा, अपवाद भी नहीं कहा जाएगा। तो आद्य रूप, आद्य दुर्गा, पृथ्वी, आभूषण, इन सब का पर्यायवाची होता है, और ये आद्य का मतलब होता है प्राथमिक या मूल रूप। तो अगर संप्रत्यय को बालक को बताना है तो उसके मूल जानकारी तो आपको देनी होगी, तो ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है, एक आद्य रूप कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में किस विकास को सुगम बनाएगा। संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन कर रहा है, तो जब आप संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करेंगे मतलब आप ज्ञान से परे चिंतन करेंगे, मतलब आपको किसी चीज का ज्ञान है और उस ज्ञान को और बढ़ाने के लिए जब आप चिंतन करेंगे तो आपका अधिसंज्ञान कहलाता है, या अधिसंज्ञा कहलाता है, या फिर मेटा कॉग्निशन कहलाता है। तो दिमाग में रखिएगा, ज्ञान से परे तो किस विकास को सुगम बनाएगा, तो अधिसंज्ञान के विकास को सुगम बनाएगा। याद जान लीजिए, प्रतिक्रियात्मक जो ज्ञान होता है, ये जो आप जानते हैं उसका ज्ञान, जो आप जानते हैं उसका जो ज्ञान, इसके बारे में जब आपकी समझ विकसित की जाएगी तो प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, मतलब जिसके बारे में आप जानते हैं। और एक होता है वर्णनात्मक ज्ञान। ये वर्णनात्मक ज्ञान होता है, ये शब्दों और विचारों के बारे में आपको बताता है। जो तथ्यों या आंकड़ों पर जब मतलब तथ्यों या आंकड़ों की जानकारी के लिए जब ज्ञान दिया जाता है तो आपका वर्णनात्मक। तो यहाँ से प्रतिक्रियात्मक जो आप जानते हैं यदि उस पर ज्ञान का निर्माण किया जाता है। अधिसंज्ञान ज्ञान से परे, मतलब जो ज्ञान है आपके पास, जो संज्ञानात्मक विकास है आपका, उससे और ऊपर सीखने के लिए अधिसंज्ञान, और वर्णनात्मक तथ्यों आंकड़ों का आकलन या मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, 100 बार बता चुका हूं एनसीएफ 2005 के बारे में, क्योंकि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीएफ 2005 से याद रखना है आपको, समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल बने, ठीक है, जिसके निदेशक बने प्रोफेसर कृष्ण कुमार, जिसके लिए एक रखा गया थीम जिसको कहते हैं शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है। इसमें जो शिक्षक का स्वरूप बताया गया है वो परामर्शदाता, सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में बताया गया है। शिक्षा को बाल केंद्रित बताया गया है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। तो इसमें किस महत्व पर बल देती है ये जान लेते हैं। तो सक्रिय जुड़ाव एवं बातचीत, सक्रियता बिल्कुल देगी, वेदन, बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर योजना, ठीक है। तो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत मतलब बालक किस प्रकार एक दूसरे से बातचीत करने में, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्रियता दिखा रहे हैं, यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, मतलब सक्रिय रहना चाहिए। जो बालक के मन में है वो बालक अपने अध्यापक या किसी अपने पेरेंट्स को बता सके, ये कहता है हमारा 2005। जो बालक बोझ के तले दबा जा रहा है उससे हटाया जाए उसे, यही कहता है एनसीएफ 2005, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से, अब कोई समस्या आ गई आपके सामने, आप शिक्षक हैं, तो किसी विद्यार्थी की मदद करने के लिए आप क्या करोगे उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। असंगत जानकारी को गलत कर दोगे, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बता दोगे, ऐसे संकेत जो प्रासंगिक, ये बिल्कुल स्कीमा मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, जानकारी के छोटे छोटे पैकेट क्या कहलाते हैं, स्कीमा कहलाते हैं। तो स्कीमा या जो संरचना को सक्रिय करेगा, मतलब कहीं ना कहीं जानकारियों को सक्रिय करेगा, तो वही हमारा क्या करेगा, समस्या समाधान करने में मदद करेगा। ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया हमारा, जैसे मैंने बोला कथन और कारण वाले, ठीक है।
तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, तो ए सही हो गया हमारा, मतलब कथन सही हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम कथन से के बाद तर्क की, तर्क भी पढ़ते हैं। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो क्या भ्रांति वैकल्पिक अवधारणाएं मतलब किसी के विकल्प में जो एक संरचना बनाते हो क्या आधारहीन होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है दूसरा गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, बस यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा गलत है हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम सहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, तो अधिगम असहायता, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अधिगम असहायता या अधिगम सहायता के बारे में बताने का कार्य किया था मार्टिन सेलिगमैन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मार्टिन, इन्होंने भी कुत्ते पर प्रयोग किया था, इनका भी थोड़ा सा अनुबंधित वाला प्रयोग था जैसे पावलाव का था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्टिन सेलिगमैन इनका नाम है, जिन्होंने अधिगम असहायता के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने कहा कि अधिगम में ऐसी चीज़ें जो किसी न किसी रूप से बालक को सहायता नहीं प्रदान करती हैं, वो सब अधिगम सहायता या लाचारी से संबंधित होती हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं होता। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है पर हो सकता है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय होते हैं, तो नियंत्रणीय होते हैं, ये नहीं होता भैया, शैक्षिक गतिविधियों के जो परिणाम होते हैं वो नियंत्रणीय नहीं होते हैं, परिणाम अनियंत्रित होते हैं। लो भैया, सबसे सही आंसर यही है हमारा, क्योंकि इन दोनों में विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो शैक्षिक गतिविधियों के जो परिणाम होते हैं वो कोई नियंत्रित नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है किसका परिणाम किस प्रकार से आना है। तो यही हमारा क्या होता है, जब सहायता मतलब क्या कहता है, असहाय तब महसूस करेगा, और ये असहाय तब महसूस करेगा जब उसे पता होगा कि नहीं कि मेरे नंबर कितने आने हैं और इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, मेरा खुद का नियंत्रण नहीं है, पढ़ूंगा तभी नंबर आएंगे, नहीं पढ़ूंगा तो नंबर नहीं आएंगे। तो शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, इस पर मानता है। ठीक है, यही कहते हैं हमारे मार्टिन सेलिगमैन, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, मतलब जो अंदर से प्रेरणा, जिससे माता पिता बाहरी प्रेरणा हो गई। ठीक है, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, तो बाहरी प्रेरणा हो गई, ये भी है। गतिविधि, रुचि कहीं भी आ जाए तो रुचि आपकी आंतरिक प्रेरणा से संबंधित होती है, तो यही ऑप्शन आपका सबसे सही होगा। देख लेते हैं और ऑप्शन, प्रशंसा ये भी नहीं, प्रतियोगिता ये भी नहीं, तो बिल्कुल आपका आंतरिक प्रेरणा क्या है, तो एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन थे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे इसकी पैडागोजी के बारे में। आज हमने बाल विकास के बारे में पढ़ा, हमने जीन प्याजे के बारे में पढ़ा, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा, आपने अधिगम असहायता के बारे में पढ़ा, आपने कई ऐसे पहलुओं के बारे में जाना जो आपको नहीं पता थे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल उनको देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको सीटेट 2023 में फ़ायदा देगी, ये मेरी गारंटी है। तो बस इतना ही आज के लिए, तो सभी के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सभी को जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से, और बिहार शिक्षक भर्ती में अगर किसी को दिक्कत होती है तो बिल्कुल पूछ सकता है हमसे। ठीक है, चलिए थैंक यू, सभी लोग